ओके, नाउ सी लास्ट इन लास्ट वीडियो हमने क्या देखा, क्रॉप के वैरायटीज के बारे में। ठीक है कि क्रॉप्स अलग अलग वैरायटी में आपको देखने को मिलेंगे। टुडे वी विल सी द क्रॉप सीजन। ठीक है, आपको पता है हर एक क्रॉप अलग अलग सीजन में आपको ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक क्रॉप को एक अलग अलग कंडीशन चाहिए रहती है ग्रो करने की। मींस डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट कंडीशन फॉर द ग्रोथ। ठीक है, मतलब हर एक क्रॉप पर्टिकुलर सीजन में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे एप्पल आपको विंटर सीजन में देखने को मिलता है, मैंगो समर सीजन में देखने को मिलता है। ऐसे ही कई सारे जो क्रॉप्स होते हैं, ये मैंने फ्रूट्स का एग्जांपल लिया, आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स का एग्जांपल ले सकते हो कि अलग अलग क्रॉप्स आपको अलग अलग सीजन में ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस होती है वो अलग होती है। जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट, ये सारी चीजें उनको इफेक्ट करती है। सो सी डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट कंडीशंस फॉर ग्रोथ such as temperature, humidity and climate। ठीक है, और भी कई सारी चीजें होती है, बट ये तीन चीजें क्या कि आप एकदम इजीली उन्हें समझ सकते हो कि उन्हें क्या चाहिए, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, तो ही वो क्या कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। और इसी सीजन के बेस पे क्रॉप्स को यहाँ पर 2 पार्ट्स में आपकी बुक में डिवाइड किया गया है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। आपने इनके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो, खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आप खरीफ क्रॉप्स के बारे में जानते हो, जो क्रॉप्स को हम जून से लेकर जुलाई तक में ग्रो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स। जैसे ब्लैक पी, ग्रीन ग्राम, ठीक है, पिजन पी, सोयाबीन, ये सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो आप उनको कब ग्रो करते हो, जून से लेके अक्टूबर। तो मींस फर्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स which can grow from जून टू अक्टूबर, जो जून से लेकर अक्टूबर तक ग्रो हो सकते हैं। The crops which can grow from June to October is called the kharif crops. Like, yeah, example, black pea, green gram, सोयाबीन एक्सेट्रा। ये ऐसे क्रॉप्स हैं जो आपको कौन से में ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे, जून से लेके अक्टूबर तक के टाइम पीरियड में आप इनको ग्रो करते हो। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ खरीफ क्रॉप्स। फिर रबी क्रॉप्स, ठीक है, रबी क्रॉप्स कब ग्रो होते हैं, नवंबर टू अप्रैल। द क्रॉप which can grow from November to April is called the रबी क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स को क्या कहा जाता है, रबी क्रॉप्स कहा जाता है। आपको रबी क्रॉप्स भी कई सारे देखने को मिलेंगे, वीट, मस्टर्ड, लाइन सीड और भी कई सारे एग्जांपल हैं। एग्जांपल जैसे आप देखो, वीट, मस्टर्ड, लाइन सीड, ये सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो आपको नवंबर टू अप्रैल में ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे। रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये विंटर सीजन में ज्यादा ग्रो होते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो नवंबर टू अप्रैल ये ज्यादातर टाइम विंटर का ही होता है, और धीरे धीरे समर आती है, तब तक फिर ये ग्रो नहीं हो पाते, और इन्हें समर क्रॉप्स कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है ये कौन से टाइम में ग्रो हो रहा है, समर में ग्रो हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ समर क्रॉप और दे आर नोन एज अ विंटर क्रॉप्स। मतलब जो क्रॉप जून से अक्टूबर जैसे खरीफ क्रॉप्स, उन्हें हम समर क्रॉप भी कहते हैं
और विंटर क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स वो नवंबर टू अप्रैल में आपको ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रबी और विंटर क्रॉप्स। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द सीजन ऑफ द क्रॉप कि क्रॉप अलग अलग सीजन में आपको कैसे ग्रो होते हुए देखने को मिलते हैं। ओके ओके, नाउ अब वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमें क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्रॉप का यूनिट को इंक्रीज करना है, तो वो कैसे करें। अभी तक तो चलो हमें पता चला कि क्रॉप ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं, पर हमारा मेन चैप्टर तो यही है इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्स। और फूड क्या है, हमारे क्रॉप्स, और कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, हमारे क्रॉप्स में इंप्रूवमेंट लानी है। तो अब क्रॉप्स के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे लाएं, ठीक है। आप कई सारी चीजें सोच सकते हो कि क्रॉप्स के अंदर इंप्रूवमेंट लाने की, या सर हम ऐसा करें, हम ये चीज करें, वो करें, उससे क्रॉप के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। यहाँ पर भी 3 ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है, 3 मेन ऐसी चीजें जिससे हम क्रॉप के प्रोडक्शन के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग भी कई सारी चीजें, मेरे अकॉर्डिंग भी कई सारी चीजें हैं, पर हम इनको एक पर्टिकुलरली टॉपिक के अंदर समझ के चलते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा इंटेंशन क्या है कि हमें हमारी क्रॉप फील्ड को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें 3 मेन थियरी दी गई है। सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, कि क्रॉप की जो वैरायटी है ना उसमें इंप्रूवमेंट। अब इससे क्या होगा, अब वैरायटी का आपको पता है, एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है, कि एक सिटी है जहां पर 100 लोग रह रहे हैं। ओके, अब पहले से इन लोगों के पास खाने के लिए क्या था, वीट, बाकी सारी चीजें इनको जितना चाहिए ना उतना अवेलेबल है, बट एक वीट ही ऐसा है जो इनके पास कम है। और सीधी सी बात है, अब सब्जी ऐसी तो खा नहीं सकते, रोटी तो चाहिए ही चाहिए। चावल का ऑप्शन में मत जाना क्योंकि पूरा दिन कोई भी चावल नहीं खा सकता, ठीक है। तो अब ये सिटी में 100 लोग जो रह रहे हैं, इनकी नीड्स को फुलफिल कैसे करें। वीट तो अब उनके पास अवेलेबल है नहीं, फार्मर्स ट्राई कर रहे हैं, अपना इफेक्ट डाल रहे हैं, पर अवेलेबल वीट हो नहीं पा रहा है। तो ये फार्मर्स ने अब क्या किया, थोड़ा और लॉजिक लगाया, जुआ ग्रो करना चालू किया। पहले जो वीट ग्रो हो रहा था ना, वो सिर्फ 40 लोगों की नीड्स को पूरा कर सके, इतना ग्रो हो रहा था। अब फार्मर ने वीट के साथ क्या ग्रो करना चालू कर दिया, जुआर, ठीक है। अब ये जो जुआर ग्रो होना स्टार्ट हुआ, ये कितने लोगों की नीड पूरी कर सक रहा था, 30। वैरायटी आ गई, ठीक है। और एक चीज और भी हो गई, अब देखो आप रोटी ज्वार की भी बनाते हो और बाजरे की रोटी कहते हैं ना जिसे हम, ठीक है, वो भी बनती है। तो कई सारे लोगों को क्या मिल गई, वैरायटी मिल गई वीट की जगह पे, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप पूरा दिन चावल नहीं खा सकते, तो हर रोज वीट भी कोई नहीं खा सकता, मतलब रोटी कोई नहीं खा सकता, तो अब उनको एक वैरायटी मिल गई, क्या, ज्वार। ओके, सो अब लोग इसकी तरफ भी जाने लगे, तो +5 यहाँ पे और आ गए। ओके, कि लोग अपने टाइम पे मतलब थोड़ा थोड़ा वीट को कम करने लगे और कभी कभार ज्वार भी खाने लगे। वैरायटी आ गई, इंप्रूवमेंट भी आ गया। अब 5 लोगों के लिए वीट बच रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं 5 लोगों की और नीड पूरी करेगा जिन्हें वीट नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें वीट ही चाहिए हो। ओके, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एक और जैसे बाजरे की रोटी आपने देखी, जुआर, फिर इसके बाद मेज ले लिया, मकई की भी रोटियां बनती है, ठीक है, मकई का आटा आता है, वो फार्मर्स ने ग्रो करना स्टार्ट किया, वो और 30 लोगों की नीड्स पूरी कर। अब देखो 100 के 100 लोगों की नीड्स पूरी तो हो रही है, और ऊपर से अब उन्हें वैरायटीज भी मिल रही है, ठीक है, कि रोज आपको गेहूं की रोटी नहीं खानी, कभी बाजरे की रोटी खाओ, कभी मकई की रोटी खाओ, ठीक है। मतलब अब ऑप्शंस भी कई सारे हैं, वैरायटी भी कई सारी है, और नीड्स भी पूरी हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम क्रॉप वैरायटी के अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं, सो कहीं ना कहीं हम हमारे क्रॉप के मतलब फूड रिसोर्स में भी इंप्रूवमेंट आएगी, लोगों को खाने के लिए और ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आपके लिए भी और वो क्रॉप के लिए भी उसका मैनेजमेंट कर पाना हमारे लिए इजी
हो पाएगा। सो ये चीजें ऐसे मतलब क्रॉप वैरायटी हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाने की ट्राई करती है। सेकेंड हमें यहाँ पर बताया गया क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। अब क्रॉप के प्रोडक्शन के अंदर इंप्रूवमेंट लाना, ठीक है, वो आप कैसे लाओगे? अब देखो ये आपके हाथ में नहीं होता कि मैं चाहूं कि चलो अभी यहाँ पर अगर सपोज वीट ग्रो हो रहा है, चुटकी बजाऊं, चल कल डबल हो गया, वीट मैंने बेच दिया, ये वाली चीज तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन के अंदर इंप्रूवमेंट लाना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो इंप्रूवमेंट हम कैसे लाते हैं? विद आवर साइंस लॉजिक, जिसे हम कहते हैं। अब एक नॉर्मल सी चीज बता दूं, सपोज करो आपने सुना होगा केमिकल से क्रॉप का प्रोडक्शन ग्रो होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। सपोज एक केमिकल यूज किया हमने जो क्रॉप 3 मंथ्स में ग्रो हो रहा था, जिसको पूरा ग्रो होने में 3 महीने लग रहे थे, प्रोडक्शन पूरा होने में, हमने फर्टिलाइजर मैन्युअल आएंगे आगे, मैं उनके बारे में डिटेल में जाएंगे हम उसके बारे में भी, फर्टिलाइजर मैन्युअल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके ऐसा किया कि वो 3 महीने वाला क्रॉप 1 मंथ में ग्रो हो सके, ठीक है। मींस जो क्रॉप 3 महीने में ग्रो हो रहा था वो अब क्या होगा? 1 महीने में। मतलब देखा जाए तो पहले 3 महीने में सपोज करो 100 टन ग्रो हो रहा था, तो अब 1 महीने में 100 टन होगा, दूसरे महीने भी बड़ी 100 टन होगा फिर से, और तीसरे महीने में भी 100 टन होगा। मतलब पहले 3 महीने में सिर्फ 100 टन हो रहा था, अब 3 महीने में कितना हो रहा है? 300 टन, ठीक है। मतलब टाइम पीरियड उतना ही पर प्रोडक्शन 3 टाइम्स ज्यादा, समझ में आया? सो ये चीजें करके कहीं ना कहीं हम क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और उसको इंप्रूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ क्रॉप प्रोडक्शन। और उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाना, इंप्रूवमेंट किससे लाई? फर्टिलाइजर, मैन्युअर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके। ये सब क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, हम आगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड मेन पॉइंट था क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, ठीक है। क्रॉप की प्रोटेक्शन करना ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, एक मिनट, ओके, ठीक है, कि क्रॉप की प्रोटेक्शन करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप देखते हो ना, थोड़ा अगर जैसे और आपका रियल एग्जांपल दूं कि आप देखते हो खेतों में है ना, फार्मर्स है ना, वो बांध देते हैं बड़ा सा मटका पहना के, घास वास पहना के, ऐसा मतलब स्टैचू रख देते हैं जिससे बर्ड्स ना आए और उनके क्रॉप को खराब ना करे। ये भी एक टेक्निक है क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप की प्रोटेक्शन करने की। और भी कई सारी है, जैसे हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को बचाना हो तो उसके लिए भी अलग इंप्रूवमेंट होती है। क्यों? क्योंकि देखो जो आपका क्रॉप ग्रो हो रहा है उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए आप क्या करते हो कि उसके अंदर क्या किया जाता है, इंसेक्टोसाइड और पेस्टिसाइड मिला दिया जाता है। अगर आपने अपने मम्मी पापा को कोई प्लांट लेके खरीदते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा वो उससे क्या बोलते हैं कि कीड़े मारने वाली दवाई भी डाल देना, ठीक है। मतलब खाद भी डलवाते हैं और कीड़े मारने वाली दवाई भी डलवाते हैं। खाद जो होता है वो आपका होता है फर्टिलाइजर और मैन्युअर, और जो कीड़े मारने वाली दवाई होती है वो आपका होता है इंसेक्टोसाइड और पेस्टिसाइड। इससे क्या होता है कि जो भी प्लांट है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देखो, अर्थवर्म अटैक नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, ऐसे कई सारे और ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली उन पे अटैक करते हैं, वो अटैक होते हुए आपको देखने को मिलेगा नहीं। थर्ड मेन फैक्टर, उसके साथ साथ कई बार क्या होता है दूसरा प्लांट भी ग्रो हो जाता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वीट के साथ कई बार ग्रास ग्रो हो जाती है। आप देखते हो ना जो नॉर्मल ग्रास होती है, वो फार्मर बेचारे को हर बार ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ग्रास ग्रो हो तो उसको उखाड़ दे, क्योंकि अगर वो ये नहीं करता तो जो मिनरल्स उसने वीट को दिए हैं वो सारे कौन ले लेगी, ग्रास ले लेगी, और इसकी वजह से फिर उसका वीट अच्छे से ग्रो हो पाएगा नहीं। और इसके लिए वो क्या यूज करते हैं,
वीड मतलब एक ऐसी दवाई आती है कि जो डालने के बाद उसके साथ कोई दूसरा क्रॉप ग्रो हो पाता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। वो भी आगे है, आगे उसके बारे में भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। मतलब ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, क्रॉप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब अभी हमें आगे जाके एक 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो क्रॉप की वेराइटीज, दूसरा क्रॉप की प्रोडक्शन, और थर्ड क्रॉप की प्रोटेक्शन। और ये तीनों करके ही, एक मिनट, इन तीनों से ही कहीं ना कहीं हमारा क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो पाएगा, ज्यादा हो पाएगा, और फूड रिसोर्स में कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट आते हुए देखने को मिलेगी। सो इट इज ऑल अबाउट द हाउ वी कैन इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। अभी हम इन तीनों के बारे में डिटेल में जाएंगे, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ओके, नाउ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। अभी हमने डिस्कस किया कि क्रॉप की वैरायटी के लिए इंप्रूवमेंट, हमने एक छोटी सी स्टोरी लेके भी समझा कि 100 लोग रहते हैं ऐसा ऐसा। अब आ जाते हैं मेन चैप्टर के अकॉर्डिंग कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्रॉप की वैरायटी में हमें मदद करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है उनकी सीड, ठीक है। जितनी अच्छी आप सीड लोगे उतना अच्छा आपका प्लांट ग्रो होगा, ठीक है। सो देयर आर द फैक्टर्स बाय व्हिच क्रॉप वैरायटी कैन बी डन, और नई नई वैरायटी को हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर some factors which can improve crop varieties, ठीक है। देखो अब आपको वैरायटीज ग्रो करनी है, मतलब कहीं ना कहीं अलग टाइप का क्रॉप ग्रो करना है, नए टाइप का क्रॉप ग्रो करना है, ताकि वो आपके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन बन सके। जैसे आप दाल में देखते हो ना, मूंग की दाल, चने की दाल, ऐसी सब अलग अलग दालें आती है। सो वो कहीं ना कहीं क्या है, क्रॉप की वैरायटीज है। तो उन्हीं वैरायटीज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो आपको सबसे पहले क्या लेना है, गुड एंड हेल्दी सीड लेनी है, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर यही है। कि जब भी आपको अगर क्रॉप वैरायटी करना है तो आपको एक अच्छी खासी सीड लेनी पड़ेगी जो गुड हो, हेल्दी हो, जो आपको फटाफट रिजल्ट दे सके, कि आपको पता चले कि आपके वैरायटीज ऑफ क्रॉप ग्रो हो रहे हैं। देन आफ्टर एक प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें हम दो अलग अलग क्रॉप्स को मिला के एक नया क्रॉप ग्रो करने की ट्राई करते हैं। मतलब ऐसे दो क्रॉप जो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। हाँ, कंडीशन सेम में ग्रो हो सकते हो, क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एनवायरमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट, ये सारी चीजें जरूरी है। वो उनकी सेम हो, बट वो दोनों बिल्कुल कैसे हो, बिल्कुल अलग अलग हो, और उन दोनों को मिला के हम नए टाइप के क्रॉप को ग्रो करने की ट्राई करते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग भी कहते हैं। इज अ प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन द टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द क्रॉप व्हिच आर डिसिमिलर प्लांट। तो जो दोनों क्या देखने को मिलेंगे, आपको डिसिमिलर देखने को मिलेंगे, और ये एक नई वैरायटी प्रोड्यूस करेंगे। मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस in which two different crops cross with each other which are dissimilar in genetics and produce new plant is called hybridization। ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हम दो अलग अलग प्लांट्स को लेके उनका क्रॉस करवाएंगे और एक नए टाइप के प्लांट प्रोड्यूस करने की ट्राई करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। और एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि हर बार ये सक्सेसफुल जाए। ये कभी कभी सक्सेसफुल भी रहती है, कभी कभी अनसक्सेसफुल भी रहती है, और ज्यादातर बार अनसक्सेसफुल ही रहती है। कोई टाइम ऐसा आता है जब ये सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। सो इट इज नॉट
इम्पोर्टेंस की ये मतलब सक्सेसफुल रहे, हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं सक्सेसफुल रही तो एक न्यू प्लान प्रोड्यूस होगा, नहीं रही तो इट इज एन आवर वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे आप कह सकते हैं हमें नई एक चीज जानने को मिलेगी कि इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, समझ में आया? ओके, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, सीड। ठीक है कि सीड गुड और हेल्दी होनी चाहिए। सो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, प्रॉपर्टीज टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सीड्स। मतलब हम सीड्स की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखो सीड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हाई फील्ड। मतलब आपका जो एरिया है जहाँ पर आप क्रॉप को ग्रो कर रहे हो मतलब काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, जो सीड है उससे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन सॉइल में से मिल पाएंगे। मतलब हाई फील्ड टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन इन द पर एकड़ एरिया। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हाई फील्ड टू, ठीक है, हाई फील्ड आपके किस काम आएगी, मतलब काफी अगर ज्यादा एरिया होगा, जैसे आप फार्मर्स को बोलते हुए देखा होगा कि मेरे पास इतने एकड़ जमीन है, तो जितनी ज्यादा एकड़ ऑफ जमीन होगी ना उतनी ज्यादा सीड की क्वालिटी अच्छी होगी और उतना ही अच्छे से आपको क्रॉप ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। तो इंक्रीज हाई फील्ड क्या करेगी, टू इंक्रीज द क्रॉप क्वालिटी पर एकड़। मतलब पर एकड़ में जितना वो होगा उतना वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की ट्राई करेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी, कि आप जहां से भी सीड, जैसे कई बार फार्मर्स क्या होती है सीड को बाय करते हैं, तो वो जहां से बाय कर रहे हैं वो सीड अच्छी होनी चाहिए। मतलब सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, इंप्रूव क्वालिटी। ठीक है, सो इट इज नेसेसरी क्वालिटी ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि वही क्या होगी, आगे ट्रांसफर होगी, क्योंकि वो सीड से दूसरा ग्रो होगा फिर उससे दूसरे, तो अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ सीड इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, क्रॉप टू क्रॉप उसको ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो ज्यादा अच्छे से ग्रो हो सके। थर्ड पॉइंट आपको जो देखने को मिलेगा, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। अब देखो बायोटिक आप जानते हो, लिविंग, और अबायोटिक आप जानते हो नॉन लिविंग। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब लिविंग में देखो तो आपको कई सारे, जैसे मतलब फर्टिलाइजर, मैन्यूअर, ये सब देखने को मिल जाएंगे। और नॉन लिविंग में अगर आप देखो तो आपको टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस ड्यू टू द बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। सीधी सी बात है, ये सारे फैक्टर्स अगर कभी भी ऊपर नीचे हुए तो क्रॉप प्रोडक्शन में आपको उनका नंबर चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। ज्यादातर देखो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, नंबर हमेशा क्या होगा, कम ही होगा। बारिश ज्यादा हो गई तो भी क्रॉप वेस्ट होगा, बारिश नहीं हुई तो भी क्रॉप वेस्ट ही होगा। मतलब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट करते क्या है, रिड्यूस करते हैं किसको, क्रॉप के प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हुए देखने को मिलेंगे। सो दिस फैक्टर रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करेंगे, क्योंकि वापस वही चीज ज्यादा हो जाए कम हो जाए, ये दोनों तरीके से हमारे लिए कैसे हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो इस वजह से आपको बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हार्मफुल देखने को मिलेंगे। फिर देन आफ्टर एक और पॉइंट है वाइडर अडैप्शन। ठीक है, वाइडर अडेप्टेशन। वाइडर अडेप्टेशन क्या करेगा कि आपका जो क्रॉप है, अडेप्टेशन मींस आप जानते हो कि अपने आप को हर एक कंडीशन में सरवाइव कराना। मतलब क्या होगा, जो क्रॉप डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो हो सके, ऐसा क्रॉप हमें बनाना पड़ेगा, तो ताकि क्या है उसके वेरिएशंस कई सारे रहे और हमें भी प्रॉब्लम कम आए। द क्रॉप व्हिच कैन ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन हेल्प इन सेटिंग द हाई प्रोडक्शन। और क्या होगा, अलग अलग कंडीशन में ग्रो हो पाएगा तो उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगा। द क्रॉप
which can grow in different condition helping increasing the production. क्या करेगा? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में आपकी मदद करेगा. नाउ लास्ट फैक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि डिजायर एग्रीकल्चर मींस क्या दिया हुआ है कि क्या होता है कई बार जो क्रॉप है जो उसको चाहिए, मतलब पर्टिकुलरली एक लंबी लंबी हाइट तक ग्रो होना, एक ब्रांचेस बड़े और बनाना, उसका सीड का इतना ग्रोथ करवाना, तो वो आपको सब देखने को मिले. सो डिजायर, ठीक है, डिजायर ऑर्गेनिक को या डिजायर फार्मिंग को या डिजायर अडेप्टेशन को, ठीक है, तीनों सही है. ठीक है, मतलब डिजायर हम एग्रीकल्चर लेते हैं, ठीक है, द क्रॉप which can grow with organic forms, ऐसा लिखो ना, मीन्स उनकी लंबी लंबी ब्रांचेस आ जाए, बड़ी बड़ी हाइट हो जाए, स्ट्रीम बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं? डिजायर एग्रीकल्चर. मतलब जितना उन्हें चाहिए ना उतना सब कुछ उन्हें मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिजायर एग्रीकल्चर. सो इट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज जिससे हम क्रॉप की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और हमारा क्रॉप प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करवा सकते हैं. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द क्रॉप वैरायटी प्रोडक्शन.